हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 17 जनवरी 2021 और स्वागत है आपका द संडे एडिटोरियल्स में। आपको अगर इस प्रेजेंटेशन की पीडीएफ भी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हो @only is nothing else, या फिर टेलीग्राम पर only is nothing else लिख के सर्च कर लो। आप उस चैनल को ज्वाइन करके ये सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। आज के न्यूज़पेपर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में कुछ ये आर्टिकल्स दिए हुए हैं। सारे आर्टिकल्स बहुत इत्मीनान से हमने पढ़े, लेकिन कुछ खास साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हिसाब से है नहीं। जैसे कि पहला है वैक्सीन डायलेमा, कि कोवैक्सीन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, उसके लिए कुछ डायलेमा क्रिएट हो रहा है, लोगों को इसकी जेन्युइनिटी पर थोड़ा सा शक है। तो थोड़ा सा पॉलिटिकल एजेंडा भी है इसमें, और कुछ ऐसे यहाँ पर रीजंस दिए जा रहे हैं जो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो नहीं सही है, इसीलिए ये आर्टिकल तो बेशक डिस्कस नहीं करेंगे। दूसरा आर्टिकल, ग्लूकोज एडिक्शन कैन फॉर्मेंट ट्यूमर्स। ये भी आर्टिकल सिंपल सा बस ये कहना चाह रहा है, यूजुअली क्या होता है कि इंडिया में जितने भी महिलाएं हैं जो कि कैंसर की वजह से जिनकी मौत होती है, उसमें से सबसे प्रोमिनेंट रीज़न होता है ब्रेस्ट कैंसर। अब यहाँ पर ग्लूकोज में, जब ग्लूकोज ऐसे ब्रेस्ट कैंसर में क्या होता है, एक्चुअल में ट्यूमर सेल्स होते हैं, ठीक, और हमारे बॉडी में नॉर्मल सेल्स भी होते हैं। इनका ये कहना है कि एक रिसर्च के अंदर में ये पाया गया है कि जो ट्यूमर सेल्स होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर जितना भाई ग्लूकोज बनता है ना, उसको ये लोग अलग अलग ट्रीट करते हैं। कैसे? मान लो ट्यूमर सेल है, उसको अगर ग्लूकोज दिखेगा तो वो दिन दूनी रात चौगनी स्पीड से अपने आप को ही बढ़ाना स्टार्ट कर देता है। जबकि नॉर्मल सेल्स क्या करते हैं कि यहाँ पर जो ग्लूकोज होते हैं इनसे एनर्जी हार्नेस करके हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो ये दोनों डिफरेंस है, इसीलिए ये बोल रहे हैं कि जो ग्लूकोज एडिक्शन है वो ट्यूमर्स को फॉर्मेंट कर सकता है, बढ़ा सकता है उसको। तो बस इतना सही था। उसमें कुछ और कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं कि इसमें कुछ जीन्स होते हैं CBX2 नाम से, जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, बट फिलहाल इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर अगला आर्टिकल हमारा, फ्रूट फ्लाइज इवॉल्व इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट। इनका ये कहना है इस आर्टिकल के अंदर में कि ये जो फ्रूट फ्लाइज हैं, मक्खियाँ हैं, ऐसा जो भी इंसेक्ट्स ऐसे आप देखते हो ना, फ्लाइज देखते हो, ये इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने मेटिंग्स को थोड़ा सा डिस्टिंक्ट करते हैं। मतलब कि आपको पता है कि मेल और फीमेल फ्लाइज जो होते हैं, यूजुअली ऐसा फ्लाइज में देखा जाता है कि वो मेल फ्लाइज जो होते हैं ना, वो अट्रैक्ट करते हैं फीमेल फ्लाइज को। तो उसी में बस एक छोटा सा आर्टिकल है कि इन्वायरमेंट के हिसाब से वो भी थोड़े थोड़े से अपने मेटिंग सिचुएशंस को थोड़ा चेंज कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर एग्जॉटिक फूड एक्सचेंज इन द सेकेंड मिलेनियम BCE की खान पान में कैसा बदलाव आया है, ऐसा कुछ खास नहीं है। यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल था, उसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ था कि क्या प्लांट्स में जीन एक्सचेंज होते हैं क्या। जैसे हमने ग्राफ्टिंग पढ़ा होगा। ग्राफ्टिंग क्या होती है? ग्राफ्टिंग का मतलब है कि हम किसी भी एक प्लांट को, जैसे कि स्टेम कटिंग हो, मान लो टोबैको का प्लांट है, या फिर आपने रोज प्लांट किया होगा। रोज कैसे, आप जब मार्केट में खरीदने जाते हो तो उसकी एक स्टेम दे देते हैं केवल काट के, उसको भी आप सॉइल में लगाते हो तो वो भी बढ़ जाता है। ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि हम लोग मान लो दो स्टेम्स को ऐसे आपस में कंबाइन करते हैं, ठीक है। तो ये जो जॉइनिंग पॉइंट है, ये बोल रहे थे इस जॉइनिंग पॉइंट पर अगर इसको माइक्रोस्कोपिक वे में देखा गया तो इनके अंदर सेलुलर एक्सचेंज होते हैं। मतलब सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जीन्स, और इन जेनेटिक इंफॉर्मेशंस के भी एक्सचेंज होते हैं इनके बीच में। बस यही आर्टिकल लिखा था। तो कभी यूपीएससी अगर ऐसा स्टेटमेंट बोले कि भाई प्लांट्स में क्या जेनेटिक एक्सचेंज हो सकता है, तो आप बोल दो हाँ हो सकता है। बस इतना ही है, प्रीलिम्स में इतना ही है। फिलहाल इस पूरे वीक में और भी कुछ न्यूज़ आर्टिकल साइंस एंड टेक के थे, जिसको पढ़ लेना हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसमें से सबसे पहला है 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन गैस, जो कि PIB का न्यूज़ है। और हमारा अगला आर्टिकल है डॉपलर वेदर रेडार, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है। तो एक होलिस्टिक कवरेज भी हो जाती है इस सीक्वेंस में, और साथ ही साथ हम हर एक आर्टिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हिसाब से पढ़ लेते हैं। फिलहाल हम बढ़ते हैं अपने पहले आर्टिकल की तरफ, 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन गैस। न्यूज़ में इसलिए रहा है क्योंकि अभी INST मोहाली पंजाब के साइंटिस्ट ने पहली बार ऐसा 2D इलेक्ट्रॉन गैस की अल्ट्रा हाई मोबिलिटी का कुछ ऐसा ऐसा कुछ प्रोड्यूस किया है। क्या है वो सब अभी हम पढ़ लेंगे। फिलहाल इससे होगा यूं कि जो हमारा क्वांटम टेक्नोलॉजी है उसमें एक लीप फॉरवर्ड मिलेगा। लीप फॉरवर्ड का मतलब ये है कि जो अभी डेटा स्टोरेज हम देखते हैं या फिर डेटा ट्रांसमिशन देखते हैं, उनमें काफ़ी हद तक इजाफा हो सकता है इस टेक्नोलॉजी की मदद से। तो ये टेक्नोलॉजी क्या है, हम बहुत जनरल लेवल पर देखेंगे। हालांकि ये जो टॉपिक है ये बहुत हाईली रिसर्च टॉपिक है, बहुत इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी, लेकिन हम केवल ऊपर ऊपर से समझेंगे
चूंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में हमें केवल जनरल अवेयरनेस वाली चीज़ें दिखानी होती हैं यूपीएससी के लिए, तो हम केवल उतने तक ही अपने आप को सीमित रखेंगे। बात करते हैं कुछ बेसिक्स की। देखो 2DEG, टू डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन गैस जो है वो हमारे सॉलिड स्टेट फिजिक्स का एक साइंटिफिक मॉडल है। इसका मतलब कुछ खास नहीं है। आप सिंपल सा समझो कि हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम देखते हैं ना तो वो हमेशा 3D में दिखता है, मतलब 3 डायमेंशनल होता है, जिसका लेंथ भी होता है, ब्रेड्थ भी होता है और हाइट भी होता है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन के मोशन का भी होगा कि इलेक्ट्रॉन तो जैसे हमने क्या पढ़ा है अभी तक कि एक एटम की बात करते हैं तो बीच में इसका न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है, ऐसा ही है। और अपने आसपास में स्पिन भी करता है, मतलब रोटेट और रिवॉल्यूशन दोनों होता है, ऐसा ही होता है। ठीक है, अगर इतना बेसिक आपको पता है तो ये जो मोशन है इसका स्पिन का वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, मतलब लेंथ ब्रेड्थ और हाइट की बात करें या फिर हम एक एक्स वाई जेड एक्सिस का 3D कुछ ऐसा ग्राफ बना दें तो किसी भी ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं पर भी जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हमने इसके एक डायमेंशन का मोशन ब्लॉक कर दिया, मतलब मान लो जेड एक्सिस का मोशन हमने ब्लॉक कर दिया, तो ये केवल अब या तो एक्स एक्सिस पर जा सकता है या वाई एक्सिस पर जा सकता है, मतलब केवल 2 डायमेंशनल स्पेस पर ही अब ये मूव कर सकता है। ऐसा ही किया गया है 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन गैस में। क्या किया गया है कि तीसरा मोशन का जो इसका क्या किया गया है कि जो तीसरा मोशन का डायमेंशन है उसको ब्लॉक करके हम 3D वर्ल्ड में 2D शीट जैसा कुछ एम्बेडेड एलिमेंट हम देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अभी हो सकता है आपको कुछ भी समझ में ना आया हो, फिलहाल हम थोड़ा और बेसिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ऐसा होता क्या है। देखो क्या होता है कि जितने भी आजकल के मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टी को मैनिपुलेट करने का एक बड़ा ही बढ़िया फंक्शन होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की एक मेजर प्रॉपर्टी है उसकी स्पिन। ठीक, हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि भाई इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, या फिर जो इसका जस्ट ऑपोजिट प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल चार्ज होता है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। इतना ही पढ़ा है अभी जनरल लेमैन लैंग्वेज में हमने। तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होना ये उसकी एक प्रॉपर्टी है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में स्पिन करता है, ये स्पिन करना भी एक इसकी प्रॉपर्टी है। इसी प्रॉपर्टी में लोग मैनिपुलेशन करते हैं, तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में खूब सारा इस्तेमाल इसका करते हैं। ये जो स्पिन इलेक्ट्रॉनिक्स है इसी को हम लोग स्पिनट्रॉनिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में और पढ़ते हैं एक बार। देखो स्पिनट्रॉनिक्स का क्या मतलब होता है, जैसा कि अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन अपने ही एक्सिस पर ऐसे ऐसे रिवॉल्व भी करता है। अब इसके अलग अलग साधन हो सकते हैं, हो सकता है कि ये जैसे जो अभी हम पिक्चर में देख रहे हैं ये अपसाइड स्पिन इलेक्ट्रॉन है, इसी तरीके से डाउन साइड स्पिन इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, और इनफैक्ट ऐसे मल्टीपल अटैचमेंट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप यहाँ देखो, ये इलेक्ट्रॉन्स के कुछ मोशन प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो इसमें से कुछ अप और कुछ डाउन, लेकिन क्या ये सीधा सीधा घूम रहे हैं? कुछ इस तरीके से घूम रहे हैं कि ये 3D वे में घूमेंगे तब जाके काम चलेगा। अब सोचो इनका अगर एक डायमेंशन में घूमना बंद कर दिया जाए तो बनेगा हमारा 2 डायमेंशनल स्पिन। इसी के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो स्पिनट्रॉनिक्स का मतलब समझ में आ गया कि हम इलेक्ट्रॉन और उसके मूवमेंट को जो स्पिन कर रहा है उसके बारे में अगर स्टडी करते हैं तो उसको स्पिनट्रॉनिक्स कहते हैं। जब कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल मान लो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिवली चार्ज्ड है और ये मतलब जो हमारा न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव चार्ज्ड है, इसके चारों तरफ घूमता है, तो हमें पता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, और इसी से जो ये इलेक्ट्रॉन का मोशन है कहीं ना कहीं यही रिस्पॉन्सिबल है हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए भी। तो इसीलिए जो करंट फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। ये सब बहुत बेसिक है जो कि आपको पता होगा ऑलरेडी। तो कुल मिला जुला के इसके मैग्नेटिक मूवमेंट की बारे में बात करें या फिर इसके इलेक्ट्रॉन की स्पिन की बात करें, अगर इसकी स्टडी करते हैं, इसके चार्ज की स्टडी करते हैं, तो हम लोग इसको स्पिनट्रॉनिक्स कहते हैं। स्पिनट्रॉनिक्स का मतलब समझ में आ गया? कभी भी क्वेश्चन आता है इससे तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। यहाँ पर एक और लाइन लिखी थी कि भाई स्पिनट्रॉनिक्स के साथ साथ यहाँ पर यह भी देखा गया एक इफेक्ट है जिसका नाम है रासभा इफेक्ट। ये स्पिन बैंड्स को स्प्लिट करने का काम करती है। अब देखो क्या होता है कि हमने बहुत सिंपल सा लेमन लैंग्वेज में मैं समझाता हूँ कि एक डब्बा है
इसका नाम है फिल्टर करना। ठीक है, फिल्टर करेगा मतलब कि अभी तक जो भी 3 डायमेंशन में इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा था, इसके पास अगर ये फिल्टर लगा दिया जाए तो अब आगे जाके जो भी 3 डायमेंशन में मूव कर रहा था वो 2 डायमेंशन में ही मूव करने लगेगा। इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं राजभा इफेक्ट, जिसमें हम लोग ऐसा करते हैं कि 3 डायमेंशन में मूव कर रहा है, अच्छा मतलब कि एक एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, एक वाई एक्सिस में मूव कर रहा है और एक जेड एक्सिस में मूव कर रहा है। तीनों अभी तक एक साथ मोशन थे, हम तीनों को अलग अलग कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे इस फिल्टर के थ्रू, और हम लोग को जिधर मन करेगा उस डायमेंशन में ही इसको नचा सकते हैं, बाकी को हम ब्लॉक कर सकते हैं। इसके पीछे बड़ा ही खतरनाक साइंस है जिसको हमें पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए कि राजभा इफेक्ट क्या करता है। तो इलेक्ट्रॉन के स्पिन को ये किसी न किसी एक डायमेंशन में ब्लॉक कर देता है, इसी इफेक्ट को हम लोग क्या नाम देते हैं, राजभा इफेक्ट। हालांकि और भी बहुत सारे इफेक्ट होंगे, फिलहाल इस टॉपिक को समझने के लिए केवल इतनी की ही ज़रूरत है। अब देखो क्या होता है कि इतना कुछ पढ़ने का आखिर फ़ायदा क्या हुआ। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं उसमें अगर इन्हीं इलेक्ट्रॉन को हम यूज़ कर रहे हैं, तो अगर 3 डायमेंशन में ये नाचेंगे तो ज़्यादा रेसिस्टेंस क्रिएट करेंगे, एक दूसरे से ज़्यादा टक्कर खाएंगे। क्या होगा, वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है ना जिसको ये लेकर कैरी कर रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स, ये लूज हो जाएगा, खो जाएगा, हो सकता है टक्कर खा खा के ये भूल जाएं। हम दीवार में अपना सिर भिड़ाते हैं तो याददाश्त चली जाती है ना, समझ लो वैसे ही इलेक्ट्रॉन के साथ भी है। तो जितनी बार ये टक्कर खाएंगे इनकी याददाश्त कमज़ोर होती जाएगी, या फिर जो भी डेटा स्टोरेज है वो इन टक्कर के कारण धीरे धीरे कम हो सकता है। तो अभी क्या होगा, अगर हमने एक डायमेंशन में इनका टक्कर खाना रोक दिया, स्पिन ही रोक दिया, तो अब उस डायमेंशन में तो मूव ही नहीं करेंगे, केवल 2 ही डायमेंशन में मूव कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इनका कोलिजन कम हो गया और इससे जो भी मेमोरी लॉस की संभावनाएं थी वो काफ़ी हद तक कम हो गई। साथ ही साथ अब रेसिस्टेंस भी इनको कम मिल रहा है, तो इसीलिए अगर एक जगह से दूसरे जगह किसी डेटा को ले जाना है तो वो भी बड़े आसानी से हो जाएगा। रेसिस्टेंस कम होगा तो इसकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज करेगी। और हमें पता है कि जब भी ये एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहे हैं और जितनी बार भिड़ेंगे उतना रेसिस्टेंस क्रिएट होगा, और रेसिस्टेंस से पैदा होता है हीट। तो मतलब कि अब जिन डिवाइसेस में 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन गैसेस को हम यूज़ करेंगे वहाँ पर हीट जनरेशन भी कम होगी, मतलब ओवरऑल एफिशिएंसी देख रहे हैं कितने अच्छे तरीके से बढ़ रही है। तो फिलहाल इस आर्टिकल से आपको इतना ही साइंस समझना था, इसके एप्लीकेशन के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया है, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला आर्टिकल है हमारा डॉपलर वेदर रेडार। तो डॉपलर वेदर रेडार न्यूज़ में क्यों रहा, सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं। कुछ खास नहीं है, उत्तराखंड में पहली बार ऐसा डॉपलर वेदर रेडार लगाया गया है मुक्तेश्वर में। उन्हीं का इनाग्रेशन हुआ था अभी हाल फिलहाल वाले दिनों में, तो इसीलिए था। और साथ ही साथ यूनियन मिनिस्टर फॉर अर्थ साइंस जो हैं उन्होंने एक्स बैंड डॉपलर वेदर रेडार्स को इंडिजीनियसली बिल्ड करने का दावा किया, और ये 2 ऐसे कमीशन भी हो गए हैं। हिमालयाज पर जो भी वेदर में चेंजेस आते हैं उसको स्टडी करने के लिए ये एक्स बैंड डॉपलर वेदर रेडार्स लगाए गए हैं। ये कुछ बहुत नया टेक्नोलॉजी नहीं है, 2017 से ही ये हमारे इस्तेमाल में हो रहा है और विश्व भर में और पहले से हो रहा है। तो इसीलिए कुछ नया नहीं है, लेकिन हाँ हमें पता होना चाहिए। चूंकि ये न्यूज़ में है तो इस बार आ भी सकता है। हमें पता है कि जो हमारा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर जो नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज है जैसे कि चेरापूंजी, जहाँ पर घनघोर बारिश होती है, तो ऐसे सिचुएशंस पर जहाँ पर खूब सारा रेन हो रहा है या फिर स्नोफॉल हो रहा है या लैंडस्लाइड हो रहा है, वहाँ पर इनको अगर हम प्रेडिक्ट कर सकें तो ये अच्छा हो जाएगा ना हमारे लिए, कि हम रेस्क्यू मेजर्स प्लान कर सकेंगे, गवर्नमेंट एडवांस प्लान बना सकेगी इन सभी चीज़ों के लिए। इसीलिए ये डॉपलर वेदर रेडार्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। डॉपलर वेदर रेडार को हम पढ़ें उससे पहले कुछ बेसिक्स पढ़ लेते हैं, जैसे कि रेडार। रेडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। बेसिकली ये रेडियो वेव्स या फिर माइक्रोवेव्स का यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू ये लोग किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर उसकी वेलोसिटी या उसके एंगल या फिर वो कितनी दूर है, ये सारी चीज़ें ट्रैक करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। अब इसमें क्या हो सकता है, जैसे कि मान लो कोई ऊपर से एयरक्राफ्ट आ रही है, ठीक है, तो एयरक्राफ्ट को तुरंत ही ये पता कर लेगा, अगर यहाँ पर कोई भी हमारा रडार सिस्टम लगा है तो ये पता कर सकता है। या फिर कोई शिप है, या फिर इवन अब आजकल के टाइम में तो ये 3D स्ट्रक्चर्ड टेरेन मैपिंग भी कर देते हैं। क्या होता है, मान लो कि ये हमारा कुछ ऐसा सरफेस है और यहाँ पर है पूरी नदी, तो नदी के ऊपर से तो हमें दिख नहीं रहा है ना कि अंदर क्या स्ट्रक्चर है इसके, तो हम लोग यहाँ से रेडार्स देते हैं, सोनार रेडार आप दोनों बोल सकते हो।
तो ये लोग इसकी पूरी मैपिंग करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग वेदर फॉर्मेशन को भी ट्रैक करते हैं, ठीक है। वो कैसे करते हैं उसके बेसिस पर अभी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। फिलहाल इसमें होता क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। एक एंटीना होता है जिसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर लगे होते हैं, ठीक है। आप यहाँ से समझ सकते हो। ये यहाँ पर चूंकि ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों लगे हैं, तो ट्रांसमीटर ने वेव को ट्रांसमिट किया, ये ऑब्जेक्ट से टकराया और वापस चला आया। तो अब हमें इसमें पता क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो जो भी हम वेव भेज रहे हैं उसकी स्पीड कितनी है ये हमें पता है। बचपन में हम सबने पढ़ा था ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो सबने पढ़ा था। और हमने ये ट्रैक किया कि टाइम जो है वो कितना है। यहाँ से जब हमने भेजा और वापस टकरा के आया तो कितना टाइम लिया इसने। लेकिन इतना कवर करने के लिए इसने 2 बार का डिस्टेंस कवर किया है। तो यहाँ पर ऊपर हम 2 बार डिस्टेंस लिख देते हैं। टाइम हमें मिल गया, स्पीड हमें पता है, तो ये डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी ये हम बता नहीं देंगे। अब चूंकि अब इसी चीज़ को हम लोग और बेहतर लेवल पर सिमुलेट करते हैं, तो इसीलिए हमें 3D स्ट्रक्चर पूरे मिल सकते हैं, हमें एंगल भी पता चल सकता है। वो एक हायर वर्जन ऑफ साइंस है, ठीक है। तो रेडियो या फिर रडार, इसके बारे में अब आपको समझ में आ गया। अगला पड़ाव जो है समझने का वो है डॉपलर इफेक्ट। क्योंकि यहाँ पर एक रडार तो हमने समझ लिया, अब आता है डॉपलर। तो डॉपलर इफेक्ट हम सब ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जिसको हम लोग डॉपलर शिफ्ट बोलते हैं। हमने ये भी बहुत बढ़िया तरीके से एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर हम लोग रोड पर खड़े होते हैं और यहाँ से एक एम्बुलेंस है जो कि सायरन बजाते हुए हमारे पास आती है, तो हमें तेज साउंड सुनाई देती है। और जब ये हमारे पास से होके गुजर जाती है तो हमें इसकी आवाज़ धीरे धीरे कम सुनाई देने लगती है, ठीक है। वो ऐसा क्यों होता है ये समझाया था ऑस्ट्रिया के फिजिसिस्ट थे क्रिस्टियन डॉपलर ने, और अपने ही नाम पर इन्होंने इसको डॉपलर इफेक्ट रख दिया। 1842 की बात है ये। तो अब इस नीचे वाले वीडियो में आप देख सकते हो कि एक कार है, अगर ये साउंड एमिट करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है तो आगे के जो भी यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज हैं इनके बीच के जो या फिर जो रिपल्स क्रिएट हो रहे हैं, इसमें आप देख सकते हो कि डिस्टेंस कम हो जा रही है। आप सिंपल इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि एक बड़ा तालाब है, तालाब के बीचों बीच एक बतख है, अगर बतख डुबकी लगा के बाहर निकलती है तो भी हमें ऐसे ऐसे वेव्स मिलते हैं। लेकिन अगर यही बतख थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ने लगेगी तो ये जो वेव्स हैं ये थोड़े इसके पास हो जाएंगे, और जो इसके दूर जाने वाले वेव्स हैं वो थोड़े दूर दूर हो जाएंगे। इसी को बोलते हैं हम लोग डॉपलर इफेक्ट। यहाँ पर रिलेटिव मोशन का भी थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है, और प्लस फ्रीक्वेंसी का भी। बात क्या होती है एक बार उसको भी समझा ही देता हूँ मैं आपको। देखो, मानो कि आप यहाँ पर खड़े हो और कोई भी गाड़ी आपके पास आ रही है जिसका सायरन यहाँ पर आप देख सकते हो बज रहा है, या फिर ये अपने साउंड में है। तो अगर ये आपके पास आएगी ना, तो आप देख रहे हो जैसे अभी एक मिनट, ये जब आपके पास आती है तो यहाँ पर जो इसका फ्रीक्वेंसी है ये काफ़ी पीकी स्ट्रक्चर बन जाएगा। मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी पीकी बनेगा, ठीक। एक्चुअल में क्या होता है कि हमारा नॉर्मल एक साउंड है जो कि इस वेव में फ्रीक्वेंसी को दे रहा है। इसकी एम्पलीट्यूड केवल इतनी होती है, एम्पलीट्यूड मतलब इसकी हाइट समझ लो आप। और इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ से यहाँ तक की जितना टाइम ले रहा है उसका इन्वर्जन कर देंगे। चलो छोड़ो, फ्रीक्वेंसी क्या है, एक एक साइकिल कंप्लीट करना। अब जो इसके बीच का एरिया है ना, ये समझ लो हमें कांस्टेंट रखना है। और अगर हम इसको पतला कर दें, मतलब कि अगर हमें यही चीज़ यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को अब हमें यहाँ से यहीं तक में ख़त्म करना है, तो एरिया कॉमन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पीक को थोड़ा ऊपर बनाएंगे, तब जाके हमारा जो इसका एरिया है वो कॉमन हो जाएगा ऊपर वाले एरिया से। फिलहाल अगर ये सब ना भी समझ में आए तो कोई टेंशन नहीं है, मैं बस नॉर्मल समझा रहा हूँ आपको। तो क्या होगा कि इसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया, मतलब हाइट बढ़ गया, मतलब कि साउंड जो है हमें तेज सुनाई देने लगा। आपने सुना होगा ना, एम्पलीफायर लगाते हैं साउंड में, क्यों लगाते हैं, जिससे कि आवाज़ और तेज सुनाई दे। जब और तेज सुनाई देने का मतलब क्या है कि वो इसी साउंड को एम्पलीफाई कर देता है, एम्पलीफायर, उसका तो इतना ही काम है। लेकिन यहाँ पर चूंकि आगे पीछे का रिलेटिव मोशन भी हमारे फ्रेम में है, तो इसीलिए कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं, और इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि डॉपलर इफेक्ट आएगा, और जब हमसे दूर जाएगा तो इसकी ये फ्रीक्वेंसी और दूर हो जाएगी। मतलब कि ये फिर जो इतने डिस्टेंस में हमने ख़त्म कर दिया था वो हम यहाँ से यहाँ तक ख़त्म करेंगे, तो शायद सेम एरिया कवर करने के लिए हम लोग ऐसा स्ट्रक्चर बनाएं, तो इसका एरिया जो है वो भी कॉमन ही होगा, ठीक है। तो आप समझ गए, मोटा मोटा डॉपलर इफेक्ट समझ में आ गया ना, बस इतना ही था। इसके बाद एक और चीज़ समझ में आना चाहिए, डॉपलर रडार क्या होता है। हमने रडार पढ़ लिया, डॉपलर पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं डॉपलर रडार।
डॉपलर रेडार सिंपल सा एक ऐसा ट्रांसमिशन और रिसीवर का एक ऑब्जेक्ट आप समझ सकते हो, एंटीना टाइप का कुछ होता है, जो कि डॉपलर इफेक्ट के साथ बादलों में जो भी चेंजेस आते हैं, मान लो बादल इधर आ रहे हैं, इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे ना, इसमें भी इनसे भी तो टकरा के वेव्स वापस आएंगी। और प्रेसिपिटेशन लेवल कितना है, अगर ज़्यादा अमाउंट में हमें वेव्स रिसीव हो रहे हैं तो प्रेसिपिटेशन या फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स या फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स ज़्यादा हैं। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हम लोग इन्फर कर सकते हैं, डेराइव कर सकते हैं यहाँ से। तो डॉपलर रेडार भी समझ में आ गया। अब फाइनली बढ़ते हैं हम लोग डॉपलर वेदर रेडार के ऊपर। यहाँ पर सिंपल सा यही मतलब है कि डॉपलर वेदर रेडार जो है वो एक ऐसा प्रिंसिपल है जो कि रेडार को यूज़ करता है, जिससे कि हम लोग लंबी दूरी की जो वेदर फोरकास्टिंग है उसको प्रेसिशन फॉर्म में या फिर प्रेसाइज फॉर्म में हम उनको प्रेडिक्ट कर सके। तो यहाँ पर जैसे एक हरिकेन है, हरिकेन का मोशन ट्रैक हो रहा है, किस डायरेक्शन में आ रहा है ये सब हमें पता चल रहा है इसमें। तो डॉपलर वेदर रेडार जब लगाएंगे तो यही होगा। और अभी हमने शुरुआती दौर में पढ़ा था कि न्यूज़ में इसलिए रहा था क्योंकि एक्स बैंड डॉपलर वेदर रेडार्स लगाए गए थे। तो एक्स बैंड जो है ना वो स्पेसिफिकली छोटे जगह पर या फिर जो छोटे दूरी में चेंजेस आते हैं, मतलब बहुत पास में अगर कुछ चेंज आ रहा है उसको भी डिटेक्ट कर लेते हैं बहुत तेज़ी से। तो इसीलिए एक्स बैंड रेडार्स भी और अच्छे से यूज़फुल हो सकते हैं। जहाँ पर हमारा हिमालय वाला माउंटेन है, जहाँ पर टेराइन बहुत डिफिकल्ट है और तुरंत ही चेंज हो जाते हैं, तो छोटी छोटी जगह पर हमें ले जाके देखना पड़ता है। सिमिलरली उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर नॉर्थ ईस्ट के कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जहाँ पर टेरेन बहुत डिफिकल्ट है, इसीलिए उन सब जगहों पर हम ऐसे डॉपलर वेदर रेडार्स लगाते हैं, जिससे कि हम लोग रेनफॉल की इंटेंसिटी कितनी होने वाली है ये समझ लें। अगर हवा बहने वाली है तो कितनी स्पीड से बहेगी वो समझ लेते हैं। कोई स्टॉर्म आने वाला है तो समझ लेते हैं कि कहाँ पर आएगा और उसका सेंटर कहाँ पर है। टोर्नाडो है या फिर कोई भी विंड का एक जत्था, हरिकेन आप बोल सकते हो, कुछ भी है, उन सबको प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम इन डॉपलर वेदर रेडार से। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्लाउड डेवलपमेंट के ऊपर स्टडी कर सकते हैं कि स्नो गिरने वाला है तो कितनी तेज़ी से गिरेगा, कब गिरेगा। क्योंकि डॉपलर वेदर रेडार्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं और इनको इसीलिए डॉपलर ऑन व्हील्स भी बोलते हैं। पोर्टेबल होते हैं तो कहीं पर भी ले जा सकते हो आप। तो वेदर फिनोमेना को पढ़ने के लिए बड़े ही कारगर साबित हो रहे हैं ये डॉपलर वेदर रेडार। और इनका अगर एक्स बैंड की बात करें तो वो और स्पेसिफिक है। ठीक है। तो बस इसी वे में हमने डॉपलर इफेक्ट भी पढ़ लिया, रेडार भी पढ़ लिया और डॉपलर वेदर रेडार भी पढ़ लिया। तो इसके पीछे इतनी ही साइंस थी। आशा करता हूं आज के इस वीडियो में जो दो आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए हैं, एक तो टू डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन गैस और दूसरा डॉपलर वेदर रेडार, ये दोनों आपको पूरे तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे।